Okay. Good afternoon everyone. Welcome to Kautilya Academy. My name is Shailesh Shukla and as usual I am present in front of you with a new segment that is much more important for UPSC examinations. आज मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एक ओरिएंटेशन क्लास लेके प्रेजेंट हुआ हूँ और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री? एज यू नो, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो प्रीलिम्स में लगभग 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ से 12 to 15 क्वेश्चंस, ये लगभग आपका होता है 30 मार्क्स के क्वेश्चंस. और आपके मेंस एग्जामिनेशंस में, मेंस जीएस पेपर फर्स्ट में लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. तो यहाँ से आप समझ सकते हो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशंस. तो उसी को लेके हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है और इसको कैसे हमें समझना है. गॉट इट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सबसे पहले हम लोग ब्रेक करते हैं. लेट्स ब्रेक इट डाउन. इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो दो सेगमेंट में बातें आएंगी. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मॉडर्न. मॉडर्न का मतलब क्या होता है, या इसको आप हिंदी में बात करोगे आधुनिक. क्या होता है आधुनिक? आधुनिकता के पैरामीटर्स क्या होते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि मॉडर्न होने का मतलब फैंसी क्लोथ्स, कॉन्टिनेंटल फूड, ज़्यादा मेटलिस्टिक लाइफस्टाइल. तो आम बोलचाल की भाषा में मॉडर्न होने को कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमी संस्कृति के कॉपी करने की चीज़ों को बोलते हैं. लेकिन रियल मॉडर्न का मतलब क्या होता है? अगर रियल मॉडर्न का अर्थ अगर आप समझें, एक वर्ड में मॉडर्न मीन्स होता है प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव, राइट? या फिर इसको आप बोल सकते हो ओपन टू द चेंजेस. बदलाव को अपने अंदर शामिल करने में बिल्कुल तत्पर. ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, देश भी हो सकता है और विश्व भी हो सकता है. जैसे जैसे प्रोग्रेसिव या फिर बदलाव को एक्सेप्ट करने वाला समाज डेवलप होने लगा जिस भी समय कालखंड में, उसी को आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आप जानते हैं, राइट? सो अगर आप देखोगे मॉडर्न वर्ड, तो मॉडर्न वर्ड बेसिकली दो मेजर पिलर्स पे टिका हुआ है. टू मेजर पिलर्स. Two major pillars of the modern history or the modern world are, number one is the rationalism. Is a rationalism. And number two is humanism. Rationalism क्या है? Rationalism को आप फिर हिंदी में बोलते हो तर्कवाद, और ह्यूमनिज्म को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानववाद. अब क्वेश्चन है व्हाट इज रैशनलिज्म और व्हाट इज ह्यूमनिज्म. एक सवाल का जवाब पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, दो और नए सवाल इमर्ज हो गए. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. रैशनलिज्म का मतलब होता है द आर्ट ऑफ आस्किंग questions behind any event and answering it with reason. किसी
इवेंट के लिए सवाल पूछना और सवालों का जवाब निकालना, वो भी तर्क संगत तरीके से, ये एक नई शुरुआत होने वाली है मानव जगत में, जो मॉडर्न इंडिया एंट्री की वजह से एक नया बदलाव दुनिया में आने वाला है, भारत में भी वैश्विक इतिहास में भी। तो आपका रैशनलिज्म का अर्थ होता है तर्कवाद, सवाल पूछा जाएगा, सवाल का तार्किक उत्तर दिया जाएगा, फिर उस तर्क पे काउंटर क्वेश्चंस होंगे एंड द डिबेट कंटिन्यूज लाइक दिस। या आप बोल सकते हो रैशनलिज्म का मतलब एन एज ऑफ डिबेट्स। नेक्स्ट आपका होगा ह्यूमनिज्म। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म में आप अगर देखोगे ध्यान से, यहां ह्यूमन वर्ड आ रहा है। ह्यूमन वर्ड का मतलब ये होगा कि ह्यूमन बीइंग became the centerpiece of policy making। अगर आप यहां पे देखोगे, दुनिया में एक नया बदलाव भी आने वाला था मॉडर्न एज के साथ। यह था मानव को हर नीति निर्माण में केंद्र में रखना, क्योंकि अगर मॉडर्न एज के तुरंत तत्काल पीछे का समय अगर देखेंगे, उसको कहा जाता था मिडेवल एज, राइट? मध्यकाल का अर्थ होता है कि यहां पे रिलीजन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म विश्वास पे चलता है, धर्म में तर्क कम, मिनिमम से मिनिमम है। तो यहां पे भारतीय समाज में या दुनिया के किसी भी समाज में एक भावना चलता था जिसको आप कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ओनली गॉड इज ट्रू, एवरीथिंग एल्स इज अ मिथ, राइट? तो पहली बार इस चीज को चैलेंज किया गया ड्यूरिंग द आइडिया ऑफ मॉडर्न एज। मेडाइवल एज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे धार्मिक युद्ध हुआ करते थे। पूरा यूरोप का इतिहास धार्मिक युद्धों से भरा पड़ा है, अपने अपने धार्मिक डोमिनेंसी को लेके। भारत में भी हिंदू मुस्लिम, दैट इज इस्लामिक और वैदिक या हिंदू संस्कृतियों के बीच में संघर्ष हमको देखने को मिला है। तो इसके आधार पे हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न एज में एक नया पिलर निकल के आया, दैट इज द ह्यूमनिज्म, मानववाद, कि अब भगवान से ज्यादा मानव के हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उनका पॉलिटिकल इंपैक्ट हम देखेंगे, उनका सोशल इंपैक्ट, कल्चरल इंपैक्ट के आधार पे हम नीतियों का निर्माण करेंगे। तो ये दो मेजर रीजन्स हैं, एक है आपका रैशनलिज्म, सेकेंड वन इज द ह्यूमनिज्म, जहां से हम लोग बात करेंगे एक नए प्रकार का युग का शुरुआत होने वाला है। अगर इसका आप रेफरेंस अगर लोगे, अगर इसका बहुत शुरुआती रेफरेंस अगर आप लेना चाहोगे, तो यू कैन सी दैट अगर हम रैशनलिज्म के बारे में बात करेंगे तो दुनिया में मॉडर्न आइडियाज, स्पेशली भारत के केस में अगर प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में बात करें तो यूरोप से आए हुए हैं। यूरोप से कैसे आए हुए हैं? एक इवेंट हुआ था रैशनलिज्म के मामले में। एक राइटर थे इटली का जिसका नाम था दांते, एंड दिस मैन कॉल्ड दांते रोट अ पैरोडी नेम्ड डिवाइन कॉमेडी। एक उन्होंने किताब लिखा डिवाइन कॉमेडी। इस डिवाइन कॉमेडी में जीसस क्राइस्ट का कैरिकेचर किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। अब आप सोचिए कि मध्यकाल में जहां धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है, क्या भगवान का मजाक उड़ाना आम जनमानस बर्दाश्त कर पाएगा? आंसर इज नो। इस कार्य के लिए, इस पैरोडी के लिए दांते को फांसी की सजा दी गई। लेकिन इस इवेंट ने एक सवाल खड़ा किया, क्या हमें दोबारा से अपने रिलीजियस व्यूज को रिविजिट करने की ज़रूरत है? क्या दोबारा से हमें आत्म मंथन करने की ज़रूरत है? एक डिबेट समाज में चलने लगा, यूरोपियन समाज में। लेटर ऑन धीरे धीरे आप देखोगे लगभग 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर, राइट? और यहां पे यूरोप में उस दौरान रिलीजन के मामले में चर्च की डोमिनेंसी हुआ करती थी। चर्च पॉलिटिकल डोमिनेंस भी रखता था, सोशल नॉर्म्स को भी कंट्रोल करता था, कल्चर को भी कंट्रोल किया करता था, धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा था और चर्च की डोमिनेंसी थी। मार्टिन लूथर ने चर्च के डोमिनेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए चर्च को कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन्हें कहा, आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, इफ यू आर एबल टू आंसर माई क्वेश्चंस, I will be your staunch follower, but if you fail it,
आई विल नॉट फॉलो योर डिक्टेट्स, अगर आप फेल हुए तो मैं आपके डिक्टेट्स को फॉलो नहीं करूंगा। और मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स थे उनको कहा जाएगा प्रोटेस्टेंट, या फिर उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। एंड एज यूजुअल तार्किकता के नए दौर में चर्च फेल होगा और चर्च को चुनौती के रूप में मार्टिन लूथर एक बड़ी चुनौती देंगे और यहां से क्रिश्चियनिटी में जो है डाइवर्जन आना स्टार्ट होगा। जो चर्च के फैक्शन के लोग होंगे दे विल बी नोन एज द ट्रेडिशनलिस्ट और द कैथोलिक्स, और जो लोग चर्च की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे दे विल बी नोन एज द प्रोटेस्टेंट। तो यहां से धीरे धीरे समाज में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द रैशनैलिटी, प्लस ह्यूमन सेंट्रिक व्यूज भी आना स्टार्ट होंगे। यूरोप में इसी के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास ने ढेर सारे रिलीजियस मिथ को ब्रेक डाउन किया, जैसे धरती सूर्य का चक्कर लगाता है, धरती सेंटर में इक्वेटर में जो है दैट इज बल्ज्ड है, ऊपर थैच है या फ्लैट है एट द पोल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी निकल के आएंगे, न्यूटन्स के फिलॉसफीज निकल के आएंगे, दैट इज द ग्रेविटेशनल लॉ। ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा था और यूरोप में उसी दौरान कुछ और नए आइडियाज निकल के आ रहे थे अंडर द ह्यूमनिज्म। रैशनलिज्म ने एक कहानी आपको क्लियर कर दी कि धरती का जो भी व्यवस्था है वो तो इंसानों ने बनाया है। We don't know what about the heaven or the hell, but the system that is prevailing upon the earth is made by the human। तो यहाँ पे कुछ और चीजें निकल के आने लगी। ह्यूमनिज्म के अंतर्गत कहा जाने लगा एक आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ कहा जाने लगा कि ये जो राजा भगवान का रूप हुआ करता था ऑफ द मिडाइवल एज, या राजत्व का सिद्धांत, देव शक्ति का सिद्धांत, ये धीरे धीरे दिस थिंग्स आर गोइंग टू एंड, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नाउ अ राजा दैट इज अ किंग शुड रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, लोगों के इच्छा अनुसार, लोगों के जरूरतों के अनुसार ही राजा कार्य करेंगे। नाउ दैट इज द न्यू थिंग दैट हैज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। सो डेमोक्रेटिक आइडियाज का इवोल्यूशन होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन का दौर चालू होगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक एक्सपेंशन? इकोनॉमिक एक्सपेंशन या आर्थिक विस्तार, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आप देखोगे तो आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म इवॉल्व होंगे इसी दौरान। द आइडिया ऑफ द कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय, पूंजीवाद का उदय। और ये पूंजीवाद किन दो फॉर्मेट्स में आएगा? सबसे पहले आप देखोगे कि इसका फर्स्ट फॉर्मेट होगा मर्केंटिलिज्म के रूप में, मर्केंटिलिज्म के रूप में, राइट। एंड सेकेंड फॉर्मेट इसका होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में, औद्योगिकरण के नाम पे। ये दोनों युग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने में लगेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे सोसाइटी में सोशल चेंजेस आपको समाज में दिखेंगे। सोशल चेंजेस, कैसे सोशल चेंजेस दिखेंगे? पहली बार वुमेन के बारे में बात किया जाएगा, वुमेन को एम्पावर करने के बारे में बातें होंगी, वुमेन को एम्पावर करने के बारे में बातें होंगी, वुमेन एम्पावरमेंट। पहली बार यहां पे ऑल मेन इक्वल का कॉन्सेप्ट आएगा, ऑल मेन इक्वल के कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें आप लोग देखोगे कि ढेर सारे रिवॉल्यूशंस होंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, और ये डिफरेंट जो क्रांति आपके दुनिया में हुए थे, इन क्रांतियों ने दुनिया में एक नए नए प्रोडक्ट्स, नए नई विचारधारा को इजाद किया, जिसमें मानव के एकता या मानव के बीच में समानता, बंधुता जैसे, दैट इज द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी जैसे न्यू आइडियाज को इंपोज करने के बारे में बात किया गया, राइट। जैसे आप देखोगे द आइडिया ऑफ लिबर्टी, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, the idea of fraternity, the idea of justice, the idea of natural rights, the idea of the neglecting the idea of the next racism, neglecting racism,
डिफरेंट ढेर सारे बदलाव आने लग जाएंगे ह्यूमनिज्म के अंतर्गत। और इस ह्यूमनिज्म के डिबेट के अंदर एक नई बात और निकल के आएगी समय पर्यंत में कि जो पहले पॉलिटिकल डिसीजंस रिलीजियस हेड के राय मशवरे के अनुसार चला करता था, अब पॉलिटिकल डिसीजंस एक लॉ मेकिंग बॉडी के बनाए हुए लॉज के या रूल्स के सेट के आधार पर चलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे द न्यू एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब है कि यहां पे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर डोमिनेंसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा किताब है जो किसी भी भौगोलिक इकाई में रह रहे लोगों का आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस हैं, जहां लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, अपॉर्चुनिटी जनरेशन जैसे ढेर सारी चीजें आपकी जो है सुरक्षित होंगी। अंततः एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का उसका एक मुख्य पर्पज हुआ करता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसी चीजें धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे कुछ और नए आइडियाज उस दौरान आएंगे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ द न्यू जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस, न्यू जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस, नई भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा और वहां पे दुनिया धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट करेगा। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज करना, वास्को डी गामा का पोर्चुगल से भारत की तरफ आना, भले ही वो मसालों की खोज के लिए आया हुआ था, लेकिन पहली बार दो अलग अलग विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के सामने आई। डिफरेंट रेसेस के बारे में एक नया रिलीजन दैट इज अ क्रिश्चियनिटी के बारे में भारतीयों को पता चला और इस क्रिश्चियनिटी रिलीजन का इंटरफेरेंस या इनके बारे में धीरे धीरे जान पहचान बहुत हद तक इंटरनल दैट इज द मुगल्स ने भी जो है इंटरेक्शंस किया। अब मुगल्स के बाद धीरे से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रिश्चियन मिशनरीज ने देश के अंदरूनी एरिया दैट इज अ ट्राइबल रीजन तक अपना इंपैक्ट छोड़ा, जो आज भी मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखते हैं, राइट, जिसको आज भी हम लोग देखते हैं। तो आपको समझना है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का भी नया युग चालू हो रखा था। इसके साथ साथ अगर आप यहां पे और देखोगे और ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द राइट्स, अधिकारों के बारे में बात होंगी, ड्यूटीज के बारे में बातें होंगी, राइट, ड्यूटीज के बारे में बात होंगी। अधिकार कि अगर कोई भी लोग है आपके यहाँ हैं, इफ देयर आर पीपल देन दे नीड टू हैव सम राइट्स, उनके पास अधिकार होने चाहिए। और अधिकारों को सुरक्षा कौन देगा, अधिकारों को सैंक्शन कौन करेगा? These rights are being sanctioned by the constitution of that place और इसको सुरक्षा देने का काम किसका है? स्टेट का। मतलब evolution of the state, evolution of the state, evolution of the state जिसको हमने बोला हुआ था डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट का evolution आपको दिखेगा। रिलीजन के मामले एक नई थ्योरी आपको दिखेगी, द आइडिया ऑफ द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म जिसको हम लोग पंथ निरपेक्षता बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। हर मॉडर्न नेशन अपने आप को सेक्युलर स्टेट का दर्जा देने की कोशिश करता है। इवन वी इंडिया, वी आर द सेक्युलर नेशन, है ना। हर नेशन अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश करता है। अगर उसने कई बार संविधान में एक्सप्लिसिटली लिखा भी हुआ रहता है, कुछ देशों के संविधान में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी वो क्लेम करते हैं कि इनहेरेंटली वी आर सेक्युलर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। बट इस सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? इस सेक्युलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रिलीजन को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। ये सेक्युलरिज्म का अर्थ ये है इक्वलिटी, इक्वलिटी बिटवीन रिलीजन्स, डिफरेंट धर्मों के बीच में समानता, है ना, धार्मिक समानता, धार्मिक समानता। और इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके दो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। एक मिलेगा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, एक मिलेगा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का, जो ये कहता है कि कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन स्टेट
एंड रिलीजन, धर्म और राज्य के बीच में पूरी तरीके से दूरी बना के रखना, कभी भी राज्य धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा एक मैटर होता है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्सेप्ट जहां बताया जाता है, इंडियन कॉन्सेप्ट में आपसे कहा जाएगा स्टेट, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इनटू रिलीजियस मैटर, राज्य कभी भी धार्मिक मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट इफ एनी रिलीजियस मैटर इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ न्यूसेंस और सोशल एविल इन अ सोसाइटी, creating problems for the vulnerable sections, disadvantaged sections, breaking the social fabric of the nation, then state will interfere into it, state will enter into the scene, और state उस वक्त में उस रिलीजियस डोगमा को, उस रिलीजन कॉन्सेप्ट के द्वारा एमर्ज सोशल लेवल को खत्म करेगा लीगली। और जो भी व्यक्ति उस सोशल लेवल को प्रोफेस करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए मिलेगा, उसको क्या करेंगे, उसको फाइनली एज पर द लॉ पनिश भी किया जाएगा। तो दैट इज द इंडियन कॉन्सेप्ट, मीन्स इंटरफेरेंस in the matter of religion, interference in the matter of religion if religion is basis of any social evil। जैसे अगर आपको ध्यान हो, ये द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। तो दिस इज अफर्मेटिव एक्शन, मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ये अफर्मेटिव एक्शन के दौरान जरूर एंटर करेगा, अफर्मेटिव एक्शन के दौरान जरूर एंटर करेगा, राइट। इसके साथ साथ, इन सब चीजों के साथ साथ आप क्या, एक और नया कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाट आर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इंटरनेशनलिज्म का। इंटरनेशनलिज्म का, उसको बोलते हैं आप अंतरराष्ट्रीयवाद। अंतरराष्ट्रीयवाद क्या होता है? अंतरराष्ट्रीयवाद का मतलब, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, एंशियंट से मेडिवल जाने का पीरियड काफी ज्यादा था, लेकिन मेडिवल से मॉडर्न तक आने का समय बहुत ज्यादा कम था, ठीक। इसका मतलब क्या है, दुनिया में डेवलपमेंट का रास्ता काफी ज्यादा आगे तरीके से बढ़ रहा था। डिबेट्स, डिस्कशंस, रिसोर्सेज डिस्कवरी, दैट इज द एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन द पीपल, ये सब चीजें काफी ज्यादा चल रही थी। इसी दौरान एक अंतरराष्ट्रीयवाद का भी थ्योरी आएगा आधुनिकता में, जिसमें कहा जाएगा देयर इज नथिंग लाइक थाइन एंड माइन, मेरा और तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई चीज नहीं है। दिस होल वर्ल्ड इज अ कॉमन फैमिली, या इसको भारतीय दर्शन में कहा जाता है वसुदैव कुटुंबकम। ये मॉडर्निटी का, मॉडर्न आइडियाज का, या मॉडर्न वर्ल्ड का एक नया उद्भव था, या फिर आप बोल सकते हो कि भारत के कुछ पुराने विचार अब यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं, हाईली रेलेवेंट हो रहे हैं। तो दैट इज द नोन एज इंटरनेशनलिज्म, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा दुनिया क्या है, एक परिवार का स्वरूप है, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में टेक आवर फादर ऑफ इंडिया, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में, और उससे पहले महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक कॉमन प्रॉब्लम के खिलाफ संघर्ष किया था, और उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। In South Africa, he was fighting against the ongoing racism, against the discrimination going on against the people of other races, other religion, other reason. On this same way, भारत में महात्मा गांधी was fighting against the British regime, जो ब्रिटिश रिजीम भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था अगेंस्ट द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, है ना, कंट्री, क्योंकि वी वर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो इंटरनेशनलिज्म का थ्योरी बताता है कि जो समस्या किसी एक जगह पे है, वो समस्या किसी दूसरी जगह पे कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब कि वन गांधीयन थॉट दैट इज
इनसिक्योरिटी एनीवेयर इज थ्रेट टू सिक्योरिटी एवरीवेयर। किसी एक जगह पे अगर असुरक्षा है तो किसी भी जगह के सुरक्षा के लिए क्या है, वो खतरा होता है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार मॉडर्न या मॉडर्निटी के साथ साथ दुनिया में आया। अब इन्हीं सब आइडियल्स के साथ हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये धीरे धीरे इन आइडियल्स का फाउंडेशन देखेंगे, खासकर भारत के मामले में। ठीक है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस बोलते हैं कि मॉडर्निटी यूरोप से भारत में आया, यूरोपियन रिनाइसेंस के साथ आया। भारत में इस मामले में काफी ज्यादा डिबेट है कि भारत में मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न इंडिया कब से चालू हुआ। कुछ बोलते हैं कि भारत में मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा आफ्टर द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपीय लोगों की एंट्री की वजह से या यूरोपीय लोगों की एंट्री के बाद, दैट इज 1498 में। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया का फेज स्टार्ट होता है दैट इज द आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब। तो हम इसको लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जिसको हम अबव डिस्कस्ड या प्रीवियसली डिस्कस्ड पैरामीटर के आधार पे एग्जामिन करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड आप देखोगे फ्रॉम 1707 1707। दिस इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब के डेथ का ईयर है और ये 1707 से स्टार्ट होगा और मॉडर्न हिस्ट्री लगभग आपका दैट इज द 1947 आपके आज़ादी तक के पीरियड तक रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे इन आवर सेकंड लेक्चर इन द सीरीज। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।